Hello students, now today's topic is secretion of the liver and the function of the bile in the digestion, composition of bile. So let us talk about secretion of the liver. Secretion of the लीवर. तो लीवर जो है वो क्या सिक्रीट करता है? लीवर सिक्रीट करता है बाइल. लीवर सिक्रीट्स बाइल एंड द सोर्स ऑफ दिस बाइल इज लीवर, जिसको हम बाइल जूस भी कहते हैं. और बेसिकली ये बनता है फ्रॉम हिपैटोसाइट्स, जो कि लीवर के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हैं. हिपैटोसाइट्स हमारे बॉडी में पर डे 600 ml से लेकर 1000 ml तक ये प्रोड्यूस होता है पर डे. अगर हम इसके pH की बात करेंगे, pH ऑफ द बाइल इज 7.8, that is slightly alkaline. ये slightly alkaline होता है. लीवर जो है कंटिन्यूअसली बाइल को प्रोड्यूस करता रहता है. कंटिन्यूअसली बाइल प्रोड्यूस होता रहेगा. तो लीवर जो है वो, लीवर के जो हिपैटोसाइट्स हैं वो बाइल जूस को सिक्रीट करते रहते हैं. कंटिन्यूअसली वो सिक्रीट होता रहेगा. ये जो बाइल है इसमें सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो 97% इसमें वाटर है और बचे हुए 3% में सॉल्यूट्स हैं, जो कि ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बने हैं. इनमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. ठीक है. तो जो है लीवर जो है वो कंटिन्यूअसली बाइल जूस को सिक्रीट करता रहता है. और ये जो बाइल जूस है इसमें मैक्सिमम जो है वो देखें अगर तो क्या प्रेजेंट है, मैक्सिमम इसमें प्रेजेंट है वाटर और 3% जो है वो है सॉल्यूट्स. अब अगर हम लीवर के बेसिकली जो बाइल जूस बनता है, ये लीवर क्या करता है, बाइल जूस को कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करता रहता है और ये जाकर, ये जो बाइल जूस है ये जाकर स्टोर्ड हो जाता है गॉल ब्लैडर में. ये मैंने आपको पहले ही इसका लोकेशन और सब सारी चीजें बता दिया है. तो इट गेट्स स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर अंटिल, तब तक स्टोर्ड रहता है अंटिल नीडेड इन ड्यूडेनम, द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. जब तक ड्यूडेनम को जरूरत नहीं होगी तब तक ये गॉल ब्लैडर में स्टोर रहेगा. बाइल जूस का अगर हम फंक्शन देखें तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बाइल जूस में ये है कि बाइल जूस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते. नो डाइजेस्टिव एंजाइम्स. तब भी ये डाइजेशन में हेल्प करता है. इसके पास कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते हैं, तब भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. वो क्या है, अगर हम इसके बाइल जूस का फंक्शन देखेंगे तो बाइल के बेसिकली दो बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं. पहला कि बाइल हैज अ वेरी गुड रोल इन फैट डाइजेशन as well as absorption.
ये फैट की डाइजेशन नहीं करता है। मैंने कहा इट हैज अ रोल, मैंने ये नहीं कहा कि डाइजेस्ट फैट। बाइल डज नॉट डाइजेस्ट फैट, आई हैव ओनली टोल्ड, मैं यही कह रहा हूं कि बाइल का जो रोल है वो फैट डाइजेशन में है, क्योंकि इसके पास तो कोई डाइजेस्टिव एंजाइम है ही नहीं। तो जब डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है तो फैट का डाइजेशन तो ये करेगा नहीं, सिर्फ एक इसका इंपॉर्टेंट रोल होगा। देखेंगे क्या। दूसरा इसका रोल है एक्सक्रीशन। ये बाइल जब बनेगा तो ये एक्सक्रीटरी इन फंक्शन हो गया, एक्सक्रीशन भी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि इस बाइल जूस में कुछ ऐसी चीजें होंगी, स्पेशली एक पिगमेंट होगा जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, बिलिरुबिन। आपको याद है मैंने बताया था कि हीमोग्लोबिन जब आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ओल्ड हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, तो लीवर आरबीसीज को ब्रेक कर देता है, उसमें से हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट कर देता है। ये वही पिगमेंट है जो हीमोग्लोबिन से बना हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ एक्सेस कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो भी इस बाइल में डाल दिया जाता है, और ये बाइल जो है फाइनली जब हमारे ड्यूडनम में जाएगा, फिर इस बाइल में जो भी चीजें यूज करने वाली होंगी यूज हो जाएंगी, नहीं तो वो एक्सक्रीट हमारे फीकल मैटर के साथ बाहर हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा कि एक्सक्रीशन में भी इसका रोल है, फीकल मैटर से, एक्सक्रीटरी वेस्ट से बाहर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब आपको मालूम है कि ये जो बाइल जूस है, ये हिपैटोसाइट्स कहां सिक्रीट करते हैं? वेयर दिस बाइल जूस इज सिक्रीटेड, वेयर बाइल जूस इज सिक्रीटेड बाय हिपैटोसाइट्स। आप स्ट्रक्चर याद करिए, मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बनाया था पिछले लेक्चर्स में, और आपको याद होगा कि जो हिपैटोसाइट्स हैं उनके बीच में, बिटवीन द हिपैटोसाइट्स क्या प्रेजेंट है? बाइल कैनालिकुलस। तो जो बाइल जूस है वो इस बाइल कैनालिकुलस में आ जाएगा। फिर बाइल कैनालिकुलस से कहां जाएगा? बाइल कैनालिकुलस से ये जाएगा टर्मिनल डक्ट में, और फिर वहां से कहां चला जाएगा? वहां से ये चला जाएगा बाइल डक्ट में, और बाइल डक्ट से कहां जाएगा? फिर ये ड्यूडेनम में पोर कर दिया जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पोर कर दिया जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब ये जो बाइल जूस है ये गॉल ब्लैडर में, एक नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। यहाँ पे एक थोड़ा सा लीवर का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो हमें समझने में बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। सो लेट मी ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। दिस इज लीवर, ये लीवर हो गया। अब आपको मालूम है कि यहाँ से डक्ट्स निकलती हैं, एक डक्ट यहाँ से निकलती है, फिर फाइनली ये आते हैं, फिर यहाँ से एक डक्ट आकर मिलती है। ये डक्ट कहाँ से आ रही होती है? ये आ रही होती है गॉल ब्लैडर से। और गॉल ब्लैडर में क्या प्रेजेंट होता है? लीवर ने जो हिपैटोसाइट्स ने जो चीज़ सिक्रीट किया होता है वो इसके रास्ते आती है, और गॉल ब्लैडर में ये आकर इकट्ठी हो जाती है। तो गॉल ब्लैडर में जनरल, ये गॉल ब्लैडर है, दिस इज गॉल ब्लैडर। ये करीब 30 से लेके 60 ml तक बाइल यहां पर पड़ा रहेगा। ठीक है, और ये जो गॉल ब्लैडर में जो ये बाइल जूस आएगा, ये कंसंट्रेट, इट विल बिकम मोर कंसंट्रेटेड। दिस इज the bile in the gallbladder is more concentrated, while the bile which is produced by the liver, यानी आप कहो, अगर हम कहें bile of the liver, ये क्या है? it is less concentrated, क्योंकि जब ये गॉल ब्लैडर में आता है तो गॉल ब्लैडर में जो इपिथेलियल लाइनिंग वगैरह होती हैं वो इस बाइल में से
मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन इनका हो जाएगा, ठीक है, वाटर का और भी बहुत सारी चीजों का वो रीएब्जॉर्ब कर लेंगी और वो कंसंट्रेट हो जाएगा, जो बाइल होगा वो कंसंट्रेट हो जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो लीवर में जो गॉल ब्लैडर जो बाइल जाता है वो गॉल ब्लैडर में जाकर बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब हम देखेंगे कि व्हाट डज द बाइल कंटेन्स, बाइल में क्या क्या चीजें होती हैं। बाइल कंटेन्स नंबर 1 बाइल एसिड्स, नंबर 2 बाइल सॉल्ट्स जो कि 6 ग्राम के आसपास होते हैं, देन बाइल पिगमेंट्स, एक पिगमेंट का नाम आया था ना बिलीरुबिन, ये सब हम लोग देखेंगे करके, बाइल पिगमेंट्स एंड कोलेस्टेरॉल, कोलेस्टेरॉल और क्या होता है, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड और क्या होता है, बाइकार्बोनेट आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस। सो ये सारी चीजें, फॉस्फोलिपिड में हम एक बात करते हैं लेसिथिन का, लेसिथिन विच इज अ फॉस्फोलिपिड, ये बाइल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा जो होता है, अबंडेंट जो होते हैं वो बाइल सॉल्ट्स होते हैं, अबंडेंट बाइल सॉल्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, फिर पिगमेंट्स होते हैं, फिर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होंगे जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये इस तरह के कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब एक एक करके देखते हैं कि ये बाइल एसिड, बाइल सॉल्ट्स, ये सब आ कहां से जाते हैं। तो एक स्लाइड चेंज कर लेते हैं। जो बाइल में एसिड्स होती हैं वो कैसे आ जाती हैं, तो बाइल एसिड्स, ये बेसिकली जो बाइल एसिड्स होती हैं ये 2 तरह की होती हैं। जो मोस्ट कॉमन है उसको बोलते हैं कोलिक एसिड, मोस्ट कॉमन कोलिक एसिड, और एक है चीनो डिऑक्सी कोलिक एसिड, चीनो डिऑक्सी कोलिक एसिड। इतना डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठेगा तो इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूं। जो कोलिक एसिड है और जो चीनो डिऑक्सी कोलिक एसिड है, ये दोनों जो बनती हैं वो किससे बनती हैं, फ्रॉम कोलेस्टेरॉल। तो इस तरह से लीवर आपका कोलेस्ट्रॉल को कम करता रहता है। कोलेस्ट्रॉल से ये 2 तरह की एसिड्स बनाई जाती हैं, यानी जो बाइल एसिड्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल से बनती हैं। ये जो कोलिक एसिड है मोस्ट अबंडेंट है, मोस्ट कॉमन है, और ये जो कोलिक एसिड है ये 2 तरह की हैं। नंबर 1 इज ग्लाइकोलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड। तो ये बात आपको याद रखनी है कि द बाइल कंटेन्स ग्लाइकोलिक एसिड एंड टाउरोकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड एंड टाउरोकोलिक एसिड, ये कोलेस्ट्रॉल से बनती हैं, ये प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो बाइल एसिड है, इस बात को भी ध्यान से समझिए, जो बाइल एसिड्स होती हैं, जैसे ये है बाइल एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, तो अगर ये बाइल एसिड, ये ग्लाइकोलिक एसिड वाली जो बाइल एसिड है, ये अगर ग्लाइसिन से बनी है, कोलिक एसिड और ग्लाइसिन, तो दिस विल बिकम ग्लाइकोलिक एसिड, एंड ये ज्यादा है, ये मोर है, दिस इज मोर। और अगर ये जो बाइल एसिड है, जो कोलिक एसिड है, ये कैसे बनती है, इट कंबाइंस विथ अ कंपाउंड कॉल्ड एज टाउरीन, इट बिकम्स टाउरोकोलिक एसिड।
इट बिकम्स टाउरोकोलिक एसिड। तो इस तरह से ग्लाइकोलिक एसिड और टाउरोकोलिक एसिड बनते हैं। इनको माना गया है कि ये जो दोनों एसिड्स हैं, दे आर वेरी इफेक्टिव डिटर्जेंट्स, दे हैव डिटर्जेंट लाइक क्वालिटी। इनको कहा गया है इफेक्टिव डिटर्जेंट्स। क्यों कहा गया इनको इफेक्टिव डिटर्जेंट्स? Glycolic acid and taurocolic acid, they are effective detergents than bile acids. Then कोलिक एसिड भी एक डिटर्जेंट है, लेकिन जब वो ग्लाइकोलिक और टाउरोकोलिक बन जाता है तो वो और अच्छा इफेक्टिव डिटर्जेंट्स बन जाता है, इफेक्टिव डिटर्जेंट्स देन बाइल एसिड्स। ओके, क्योंकि ये क्या करते हैं? ये करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। ठीक है, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ये जो ग्लाइकोलिक एसिड है और ये जो टाउरोकोलिक एसिड है, ये जो ग्लाइकोलिक एसिड है और जो टाउरोकोलिक एसिड है, अगर ये जो ग्लाइकोलिक एसिड के साथ सोडियम इसको मिलेगा, तो आपको मालूम है ना कि एसिड के साथ जब सोडियम का रिएक्शन होता है तो सोडियम सॉल्ट बन जाता है। तो इसी तरह से ये बन गया सोडियम ग्लाइकोलेट। तो आपको मालूम है ना बाइल के सॉल्ट्स होते हैं, तो दिस इज बाइल सॉल्ट, सोडियम ग्लाइकोलेट। अनदर विल बी कि अगर ये सोडियम इसके साथ टाउरोकोलिक एसिड के साथ, तो ये हो गया सोडियम टाउरोकोलेट, सोडियम टाउरोकोलेट। तो ये दो बाइल के सॉल्ट्स हो गए। दिस इज सॉल्ट्स, ये बाइल सॉल्ट्स हो गए। तो बाइल एसिड्स, बाइल सॉल्ट्स, और ये जो मैंने आपको बताया, ये जो बाइल सॉल्ट्स बन जाएंगे ना, ये एक बहुत अच्छे इफेक्टिव डिटर्जेंट्स होंगे देन बाइल एसिड्स। ठीक है, कैसे होंगे अभी आगे हम लोग देखेंगे कि ये क्यों कह रहे हैं, इनको डिटर्जेंट्स वगैरह क्यों कह रहे हैं। अब आगे चलते हैं, जो कि अगला इंपॉर्टेंट चीज है वो देखते हैं बाइल पिगमेंट्स कैसे बने। तो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। अब देखते हैं कि बाइल पिगमेंट्स कैसे बने भाई। तो बाइल पिगमेंट्स के लिए क्या हुआ कि दो तरह के बाइल पिगमेंट्स हैं। दो तरह के बाइल पिगमेंट्स हैं, एक है बिलीवर्डिन और एक को कहते हैं बिलीरुबिन। कैसे बने ये बाइल पिगमेंट्स? होता क्या है कि जो डेड आरबीसीज होती हैं, इन डेड आरबीसीज को लीवर के सेल्स क्या करते हैं? दे आर ब्रोकन डाउन एंड फ्रॉम दिस डेड आरबीसीज क्या बाहर निकलता है? हीमोग्लोबिन बाहर निकलेगा। इस हीमोग्लोबिन को ब्रेक किया जाएगा, ये दो पार्ट में टूटेगा, एक आयरन पार्ट और एक ग्लोबिन पार्ट, एक आयरन पार्ट और एक ग्लोबिन पार्ट। ये जो हीम वाला पार्ट है, इसमें एक आयरन पार्ट और यहां से एक और फॉर्म होगा बिलीवर्डिन। तो ये हीमोग्लोबिन से देखो बिलीवर्डिन बन गया, आयरन चला जाएगा लीवर के पास, लीवर इस आयरन को रिटेन कर लेगा ताकि नेक्स्ट टाइम आयरन और ग्लोबिन दोबारा मिलकर हीमोग्लोबिन बन जाएं। तो जो नए आरबीसीज बनेंगे उनमें फिर से हीमोग्लोबिन प्रेजेंट हो जाएगी। तो जो डेड आरबीसीज हो उनके हीमोग्लोबिन में ये बिलीवर्डिन आ गया। अब बिलीवर्डिन का क्या होगा? बिलीवर्डिन विल बी कन्वर्टेड टू बिलीरुबिन। Biliverdin will be converted to bilirubin and now this bilirubin, ये जो bilirubin है ये ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएगा। अगर आपको लीवर का हिस्टोलॉजी याद आ रहा है तो वहां पर जो सिनुसॉइड्स थे, उन सिनुसॉइड्स में ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन प्रेजेंट होंगे। बिलीवर्डिन जो है बिलीरुबिन में कन्वर्ट होता रहेगा
और बिलीरुबिन उस सिनुसॉइड्स में स्पेसेस थे, आपको याद आ रहा होगा तो सेंट्रल वेन में वो सिनुसॉइड्स खुलते थे और बीच बीच में वो सिनुसॉइड्स की जो मेम्ब्रेन थी वहां स्पेसेस थे, उन स्पेसेस से वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएगा, जो ब्लड लीवर में जा रहा होगा उसके ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएगा। देन ब्लड में से लीवर क्या करेगा, ले लेगा बिलीरुबिन को, ले लेगा और बिलीरुबिन को लेने के बाद ध्यान से समझो, ये बिलीरुबिन जो है जब कहां चला गया, लीवर में चला गया, फिर क्या होगा, ये जो बिलीरुबिन है इसके साथ ये जब लीवर में आ गया तो बिलीरुबिन के साथ एक कंपाउंड है जिसको कहते हैं ग्लूक्रोनिक एसिड। ये बिलीरुबिन के साथ एक ग्लूक्रोनिक एसिड कंबाइन हो जाएगा एंड नाउ इट विल बी कॉल्ड एज कंजुगेटेड बिलीरुबिन। अब इसको कहेंगे कंजुगेटेड बिलीरुबिन। जो लीवर में गया तो बिलीरुबिन ने एक ग्लूक्रोनिक एसिड के साथ मिलकर इसको बना दिया कंजुगेटेड बिलीरुबिन। अब ये जो बिलीरुबिन है, जो कंजुगेटेड बिलीरुबिन है, ये लीवर में है, तो जब लीवर बाइल बनाएगा तो उस बाइल में क्या प्रेजेंट है, ये वाला पिगमेंट प्रेजेंट है। लीवर जो बाइल बनाएगा तो उस बाइल में ये कंजुगेटेड बिलीरुबिन होगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये बाइल में कंजुगेटेड बिलीरुबिन होगा एंड नाउ इट विल गो इनटू ड्यूडेनम। ये ड्यूडेनम में चला आएगा, इट विल बी सीक्रेटेड इन ड्यूडेनम। ठीक है, क्लियर है। अब अगर बॉडी में ऐसा ना हो, अगर बॉडी में ऐसा ना हो, ये बिलीरुबिन, ये जो बिलीरुबिन बना है, ये जो बिलीरुबिन बना है ये लीवर में ना जाए, ब्लड में ही रहे, एक्सेस होता जाए, एक्सेस बिलीरुबिन, तो देखो बिलीरुबिन अच्छी चीज नहीं है, इसीलिए लीवर इसको लेता है, कंजुगेटेड बनाता है, ड्यूडेनम में भेज देता है और ड्यूडेनम 5% करीब जो बिलीरुबिन है वो फीकल मैटर के साथ बाहर हो जाता है, यानी वो लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में फिर एनएस के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। और ये जो बिलीरुबिन वगैरह हैं, इनका जो रोल होता है वो सिर्फ इतना होता है कि इनका मेन काम होता है कि ये जो है इनको बाहर, बॉडी के बाहर ही निकालना होता है। ये जो पिगमेंट्स होते हैं इनको बॉडी के बाहर ही निकालना होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये इस तरह का एक फिजियोलॉजी चलता रहता है कि वो बिलीरुबिन को लीवर लेता है, 5% निकाल दिया, फिर वापस जो बचे हैं वो वापस लीवर में चले जाएंगे, फिर बाइल में आएगा वो, फिर ड्यूडेनम में आएगा, फिर निकल जाएगा, तो ऐसे करके ये बाहर निकलते रहते हैं। लेकिन अगर ये एक्सेस रहे, अगर ये बिलीरुबिन एक्सेस रहे तो जॉन्डिस हो जाएगा। अगर ब्लड में लीवर में नहीं जा रहा है ये बिलीरुबिन और ब्लड में पड़ा रह रहा है, तो ब्लड में इसका जो है एक्सेस बढ़ता जाएगा और ये फिर जो है जॉन्डिस हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो बाइल पिगमेंट्स हैं ये कैसे बनते हैं, ये बनते हैं बाय द degradation of hemoglobin and this bile pigments impart coloration to the bile juice। इन बाइल पिगमेंट्स के वजह से जो बाइल जूस का कलर है वो हम कहते हैं येलोइश होता है, येलोइश कलर ऑफ बाइल, या उसको ग्रीनिश येलो भी कुछ लोग कहते हैं। इन पिगमेंट्स के वजह से जो बाइल का कलर है ग्रीनिश येलो, yellowish color of the bile is responsible because of these bile pigments। ये हीमोग्लोबिन के प्रोडक्ट्स हैं, हीमोग्लोबिन के डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स हैं, इनको बॉडी में नहीं रखना है, इनको बाहर निकाल देना है, इसलिए ये कन्वर्जन होता है। तो आपको इतना लंबा चौड़ा याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये बात मैंने बताया है कि आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो बिलीरुबिन कैसे बना, बिलीवर्डिन कैसे बना, हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बना, बस आपको इतना जानना है। लीवर बनाता है, बिलीरुबिन बाइल में वापस चला जाएगा, ठीक है, और फिर वो बाइल लीवर उसको ले लेगा वापस, और लेने के बाद उसको कंजुगेटेड बिलीरुबिन बनाकर बाइल जूस में वापस डाल देता है, ठीक है। इसके अलावा जो है बाइल सॉल्ट्स, बाइल एसिड्स हम लोग पढ़ चुके।
बाइकार्बोनेट आयंस प्रेजेंट होते हैं। लीवर, ये जो बाइल होता है इसमें बाइकार्बोनेट के आयंस होते हैं। बाइल में बाइल कार्बोनेट्स के आयन होते हैं। ये क्या करते हैं, ये एक अल्कलाइन मीडियम देते हैं। तो जब ये बाइल ड्यूडेनम में जाएगा तो एक अल्कलाइन मीडियम मिल जाता है ड्यूडेनम को, क्योंकि ड्यूडेनम में अल्कलाइन मीडियम की जरूरत होती है ताकि बहुत सारे जो एंजाइम्स होंगे वो अल्कलाइन मीडियम में काम करते हैं। क्योंकि स्टमक से जो फूड आ रहा होता है ड्यूडेनम में, स्टमक से जो फूड इंटेस्टाइन में आ रहा होता है वो एसिडिक होता है। अब वो जो एसिडिक फूड है जो ड्यूडेनम में चला आएगा तो ड्यूडेनम के एंजाइम्स काम नहीं करेंगे। इसीलिए बाइल का एक और रोल बन गया कि बाइल में जो बाइकार्बोनेट आयन है ये ड्यूडेनम को एक अल्कलाइन मीडियम देते हैं जिससे उसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स अच्छे से काम करें, एक्टिव हो जाएं। यानी हम कहेंगे कि ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये अल्कलाइन मीडियम बनाते हैं और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, दे न्यूट्रलाइज द एसिडिक काइम। काइम किसको कहते हैं, काइम कहते हैं वो फूड जो स्टमक में प्रेजेंट होता है। हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। काइम वो होता है जो फूड स्टमक में प्रेजेंट होता है, उसको काइम कहते हैं। तो ये काइम जो होता है एसिडिक होता है क्योंकि जो आपका स्टमक होता है वहां HCl प्रोड्यूस होता रहता है ना, तो वो एसिडिक होता है। तो ये बाइकार्बोनेट आयन एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एल्कलाइन मीडियम बना देते हैं ताकि इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में डाइजेशन ठीक से हो सके। क्लियर हो गया। अब एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो बाइल है ये कब गॉल ब्लैडर से निकलेगा, क्योंकि मैंने बताया कि ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और जब ड्यूडेनम को जरूरत होती है तब ये बाइल निकलता है। तो ये क्या होगा, ध्यान से देखो कि जब आपके ड्यूडेनम में स्टमक से जो फूड आया है वो आपके ड्यूडेनम में आएगा। अगर इस फूड में फैटी सब्सटेंस ज्यादा होंगे या फैटी फूड होगा, फैट प्रेजेंट होगा, तो आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ मील, 30 मिनट्स जो आपने मील लिया है ड्यूडेनम तक पहुंच जाएगा। और अगर उस ड्यूडेनम में फैटी सब्सटेंस होगा तो ब्लड में एक CC के केमिकल्स रिलीज होंगे, इसको बोलते हैं कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन ये एक हार्मोन है, तो जब आपके ड्यूडेनम में जब 30 मिनट्स के बाद ड्यूडेनम में फूड आएगा स्टमक से और उसमें फैट होगा तो ये फैट एक स्टिमुलस होगा। इस स्टिमुलस के वजह से ब्लड में CCK का लेवल बढ़ता जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कोलिसिस्टोकाइनिन सिक्रीट हो जाएगा। जब कोलिसिस्टोकाइनिन केमिकल सिक्रीट हो जाएगा बाय द स्टिमुलस ऑफ फैटी सब्सटेंस तो गॉल ब्लैडर क्या होगा, गॉल ब्लैडर विल कॉन्स्ट्रिक्ट। गॉल ब्लैडर में जो मसल्स होंगे वो कॉन्स्ट्रिक्ट करने लगेंगे, गॉल ब्लैडर में कंस्ट्रिक्शन होने लगेगा और क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। आपको याद आ रहा होगा स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई, तो देयर विल बी रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई। ये जो स्फिंक्टर मसल्स हैं रिलैक्स कर जाएंगे। तो जो गॉल ब्लैडर का जो डक्ट है उसकी जो ओपनिंग है, सॉरी ये जो ओपनिंग है कॉमन हिपैटोपैंक्रेटिक डक्ट की जो ओपनिंग है वहां पर होते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई, वो रिलैक्स हो जाएंगे। गॉल ब्लैडर कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो वहां से बाइल, कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से बाइल जूस बाइल डक्ट में आ जाएगी और वहां से फिर वो स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई जो है वो रिलैक्स कर जाएंगे, तो माउथ की ओपनिंग थोड़ी बड़ी हो जाएगी और वो बाइल जो होगा वो ड्यूडेनम में चला जाएगा। तो कोलिसिस्टोकाइनिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रिलीज ऑफ बाइल इनटू द ड्यूडेनम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो बाइल सॉल्ट्स थे, सोडियम टाउरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, उनका एक और काम होता है। यानी बाइल में देखो एंजाइम्स तो होते नहीं है,
तो मेन रोल क्या हुआ बाइल का, ये चीज समझना है। एक तो हो गया कि उसमें जो बाइकार्बोनेट आयंस थे उनका क्या रोल हो गया, वो अल्कलाइन बना दिए। अब एंजाइम तो है नहीं, तो बाइल ने क्या किया डाइजेशन में, क्या किया, सिर्फ एक स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम दिया और कुछ जो वेस्ट सब्सटेंसेस थे उनको निकालने का उनको बाइल जूस में डालकर निकालने का रास्ता बनाया गया। नहीं, जो बाइल के सॉल्ट्स हैं वो एक इफेक्टिव डिटर्जेंट्स की तरह काम करते हैं। इमल्सिफिकेशन कहते हैं उसको, इमल्सिफिकेशन, मेन फंक्शन ऑफ द बाइल, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का इमल्सिफिकेशन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसमें क्या होता है कि मान लो ये फैट का एक ड्रॉपलेट है, तो अगर आपने फैट लिया है तो इस तरह के बहुत सारे ड्रॉपलेट्स होंगे। तो हम एक ड्रॉपलेट को दिखा रहे हैं, इसमें जो ये बाइल के सॉल्ट्स हैं इस फैट के ड्रॉपलेट को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देते हैं। ये क्या है, फैट ग्लोब्यूल्स। तो यहां फैट का एक बड़ा ड्रॉपलेट छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में टूट गया। ध्यान रहे यहां पर फैट का डाइजेशन नहीं हुआ है, फैट इज नॉट डाइजेस्टेड। यहां फैट का डाइजेशन नहीं हुआ है, सिर्फ फैट का जो ड्रॉपलेट है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में जो है तोड़ दिया गया है। स्टिल इट इज फैट, अभी भी ये फैट है, इनका डाइजेशन नहीं हुआ है। तो आखिर जब डाइजेशन नहीं हुआ है तो इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने का फायदा क्या है? फायदा ये है कि सरफेस एरिया विल इंक्रीज, सरफेस एरिया बढ़ जाएगी। और जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगी तो एंजाइम्स विल गेट more surface to act on the fat particles. एंजाइम्स को ज्यादा सरफेस मिलेगा। भाई यहां पे सरफेस एरिया कम हो गई, अब यहां सरफेस एरिया खूब ज्यादा हो गई, तो जो एंजाइम्स होंगे, कौन से एंजाइम्स? फैट डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स, जो कि बाइल जूस में नहीं होते हैं, वो आगे मिलेंगे, वो आगे जाकर ड्यूडनम वगैरह में मिलेंगे। तो बाइल का काम सिर्फ इतना है कि वो बाइल, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते, तो क्या करता है, फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम कर देता है, ताकि जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और जो फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं उनको ज़्यादा सरफेस मिलेगा इन पार्टिकल्स पर एक्ट करने के लिए, इन पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने के लिए, और वो बहुत जल्दी से फैट का डाइजेशन कर लेंगे, अच्छे से फैट का डाइजेशन कर लेंगे। इसी को हम बोलते हैं, ये ड्रॉपलेट ऑफ फैट जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में टूट जाता है, इसी को हम बोलते हैं इमल्सिफाइड फैट। तो जब तक फैट इमल्सिफाइड फैट नहीं बनेगा इसका डाइजेशन नहीं होगा। नाउ इट विल बी डाइजेस्टेड, नाउ डाइजेस्टेड। जब वो इमल्सिफाइड फैट में बनेगा तब वो डाइजेस्ट हो जाएगा। कहां? वो ड्यूडनम में जाके डाइजेस्ट होगा। तो इस बात को याद रखेंगे कि बाइल में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है। तो याद रखिएगा, बाइल कोई भी डाइजेशन नहीं करता है। बाइल जूस डज नॉट डाइजेस्ट एनीथिंग, इट ओनली हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन। वो सिर्फ फैट को बड़े पीस से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देता है। दिस इज नॉट डाइजेशन, दिस इज इमल्सिफिकेशन। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा बाइल के क्या क्या फंक्शंस हैं, कौन कौन सा कंपोजिशन है, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उसमें। सो थैंक यू।